औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज की ये चौथी वीडियो है और आज हम लोग सेक्शन 1.7 यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स पर बात करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर मैं आपको मिसाल देना चाहूँ तो मैं इसके लिए बहुत सादा सी एक मिसाल यूँ लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं आपको अपनी उम्र बता रहा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं 22 साल 6 माह और 3 दिन 22 घंटे 32 मिनट 24 सेकंड का हूं। अब अगर मैंने आपको अपनी ये उम्र बतलाई तो इसमें पहला हिस्सा यानी पहला डिजिट अगर मैं बात करूं 22 साल, तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है क्योंकि मुझे अपना ईयर ऑफ बर्थ पता है और मैं वहां से गिन के एग्जैक्ट आपको बता सकता हूं। और 6 माह ये भी मैं बिल्कुल दुरुस्त बता सकता हूं। ये 3 दिन भी मैं आपको, अगर मुझे अपनी पैदाइश का एग्जैक्ट दिन याद है तो वहां से अगर मैं दिन गिनूं तो मैं आपको दिन भी एग्जैक्ट बता सकता हूं। अब ये जो 3 मिकदारें हैं 22 घंटे 32 मिनट और 24 सेकंड, ये तीनों मैंने अंदाजा लगाया कि दिन का कोई पहर था और मैंने उस पहर, जिस पहर पे मैं पैदा हुआ और उसके बाद से अब जो पहर है तो मैंने अंदाजा एक लगाया। तो अब ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं या ये जो मैंने आपको घंटे मिनट और सेकंड बताए, ये तीनों दरअसल एक रैंडम गैस हैं। फिजिक्स मुझे इजाजत देती है कि मैं अगर आपको कोई भी मिकदार बता रहा हूं तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेट डिजिट्स बताऊंगा जो कि मुझे कंफर्म है कि ये बिल्कुल ठीक हैं। इन बिल्कुल ठीक डिजिट्स के साथ मैं एक ऐसा डिजिट बता सकता हूं जिस पर मुझे शुबा है, लेकिन मैं आपको एक से ज्यादा ऐसे डिजिट्स नहीं बता सकता जिन पर मुझे शक है। इसकी हम एक बहुत सिंपल सी मिसाल इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास एक मीटर रूल है जिसके साथ मैं मेजर कर रहा हूं इस रॉड की लेंथ। अब इस रॉड की लेंथ, अब जो मीटर रूल है ये 0, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर्स को थोड़ा बड़ा इसलिए किया कि हम बीच में मिलीमीटर वाली लाइनों को देख सकें। अब ये तो वाज़ेह हो गया कि ये 1 सेंटीमीटर से तो बड़ा है और 2 सेंटीमीटर से छोटा है। अब ना तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये 1 सेंटीमीटर का है और ना ही ये 2 सेंटीमीटर का है, ये दोनों जवाब तो गलत हैं। अब एक बहुत मुख्तात अंदाजे के तहत मैं ये कह सकता हूं कि ये मीटर रूल दरअसल 1.5 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहां पे अगर आप 1.5 सेंटीमीटर में गौर करें तो 1 वो डिजिट है जो मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि 1 सेंटीमीटर तो ये है। आगे वाला ये जो 5 है इस पर मुझे डाउट है। ये 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, यानी ये 2 से 1 सेंटीमीटर के दरमियान मिलीमीटर वाली 10 लकीरें हैं, ये उनमें से 5वीं लकीर के साथ भी मिल सकता है और छठी के साथ भी। तो अब मेरे पास जो क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगा वो 1.5 सेंटीमीटर होगी। इसमें पहला डिजिट 1 मुझे एक्यूरेटली नोन है, मुझे बिल्कुल कंफर्म है, और जो दूसरा डिजिट 5 है इस पर मुझे डाउट है। तो मेरे इस क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे, यानी ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं, ऑल accurately known digits and first doubtful digit। अच्छा, तो अब हम लोगों ने ये कहा कि इस बार की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर है।
अब जरा गौर करें, और अगर मैं ये सपोज करूं कि मैं इन लकीरों को भी तो गिन सकता हूं, और मैं ये कहता हूं कि ये लकीर होगी 1.1, 1.2 और इसी तरह ये लकीर होगी 1.9। अब ये 1.1 से भी बड़ा है, 1.2 वाली लकीर से भी बड़ा है, 1.3 वाली से भी बड़ा है, 1.4 वाली लकीर से भी बड़ा है, 1.5 से भी बड़ा है, 1.6 से भी बड़ा है और 1.7 से छोटा है। यानी ये एग्जैक्टली 1.5 नहीं है, बल्कि ये 1.6 और 1.7 के दरमियान में है। तो अब ये जो 5 था, ये मेरा अंदाजा गलत था। दरअसल मेरे इस रॉड की लंबाई होगी 1.65, क्योंकि 1.6 और 1.7 के अगर ये बीच में है तो मैं कह दूंगा ये 1.65 सेंटीमीटर का है। अब इस मिकदार में अगर आप देखें 1.65 में, तो 1 सेंटीमीटर ये मुझे एक्यूरेटली नोन है। पॉइंट के बाद वाला इस क्वांटिटी में मुझे ये 1 एक्यूरेटली नोन है। पॉइंट के बाद वाला 6 भी मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि ये 1.6 से तो बड़ा है। और अब ये जो 5 है, तो ये 5 मेरे पास पहला डाउटफुल डिजिट है। अब मेरी इस क्वांटिटी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3। पहले इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे और अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, आपकी बुक्स में ये यूज नहीं होती। अब अगर हम सपोज करें कि इसके बीच में मजीद 10 लकीरें होती, तो मैं 1.65 के बाद मजीद सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर लिख सकता था, और वो आंसर उतना ही प्रिसाइज होता चला जाता जितना मेरे इस स्केल का लीस्ट काउंट कम होता जाएगा। हम इस टॉपिक को अब आगे मजीद प्रिसीजन और एक्यूरेसी में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल हम पहले रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल में आपको इस मिसाल से समझ आ गई होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स दरअसल एग्जिस्ट क्यों करते हैं। मेरे किसी भी क्वांटिटी में जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अप टिल 9, ये सारे हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। जीरोस सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब अगर दो नंबर्स के बीच में जीरो आ रहा है, दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में, तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। कैसे? अब देखें, हम लोगों ने ये कहा ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें अगर डाउटफुल डिजिट हुआ भी तो वो भी 4 होगा। जीरो तो डाउटफुल नहीं हो सकता, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास जीरो डाउटफुल हो और ये जो 4 एक्यूरेटली नोन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो आखिरी डिजिट है वो मेरे पास ये एक गैस वाला डिजिट है, तो इससे पहले जितने भी नंबर होंगे, डिजिट्स होंगे, वो सारे मुझे एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं। उनमें बेशक जीरो भी आ जाए तो ये भी मुझे कंफर्म है। अच्छा, अब इसके बाद जीरोस, अगर किसी नंबर के लेफ्ट साइड पर जीरो लगे हुए हों, जैसे 0.000021, तो ये सारे जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। लेकिन अगर किसी नंबर के राइट साइड पर जीरोस लगे हों, जैसे अगर मैं बात करूं 21000, तो अब ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। इनके लिए अब हमारे पास जो लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होगा वो मैटर करता है कि इस क्वांटिटी में पॉसिबल है
कि मेरे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों, 4 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है। एक इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोगों ने फर्स्ट रूल ये पढ़ा कि ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट हैं। अच्छा, अब यहां तक अगर हम लोगों ने रूल्स इसके देख लिए, साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम किसी नंबर को लिखते हैं जैसे 2.21000 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -13, तो इसमें 10 रेज़ टू पावर 13 या 10 रेज़ टू पावर एनी नंबर, उसके अलावा वाले तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस एग्जांपल में हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2, 4 और 5 हैं। अच्छा, हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे, तो अब हमारे पास अगर हम फिजिक्स में कोई भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उसमें इनका क्या रोल होगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो सपोज करें मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है, यानी 0.35 और 0.1। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 5, 4 और 0। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के तहत मेरे पास मेरी क्वांटिटी में डेसिमल पॉइंट के बाद या मेरी जो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू होगी, मेरे आंसर भी उतना ही प्रिसाइज होगा। इस क्वांटिटी में अगर मैं देखूं 0.35 और 0.1, तो 0.1 लीस्ट प्रिसाइज है और इसमें डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट है। तो मेरे पास मेरे आंसर में भी डेसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट होना चाहिए, यानी मेरा आंसर होना चाहिए 0.4। अब यहां पे हम लोगों ने 5 को खत्म कर दिया, या इसके बाद और भी अगर मजीद नंबर्स होते तो हमने उन तमाम नंबर्स को एक तरह से खत्म कर देना है। तो मैं अगर किसी नंबर को खत्म कर रहा हूं और उसका मेरे आंसर पर कोई फर्क ना पड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये 5 जाते जाते या इसकी जगह जो भी नंबर होगा अपना एक फर्क छोड़कर जाएगा और उस फर्क को हम नाम देते हैं राउंड ऑफ का। ये आपकी किताब में से निकाल दिया गया है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड ऑफ के लिए कुछ रूल्स हैं कि अगर मैं किसी नंबर को डिलीट कर रहा हूं और वो नंबर ग्रेटर देन 5 है, तो उससे जो पहले वाला नंबर था जिसको मैंने अपने आंसर में लिखना है, उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर मेरे पास अगर मैं इसको 0.kn मेरे पास कोई भी वैल्यू होती और अब मैंने ये कहा कि n इज ग्रेटर देन 5 है, तो मेरा आंसर यहां पे आएगा 0.k + 1। यानी अगर मैं डिजिट्स की फॉर्म में बोलूं और मेरा अगर वैल्यू थी 0.67, तो अब मेरा आंसर होगा 0.7। इसी तरह अगर ये डिजिट n से n 5 से छोटा हो, यानी जिस डिजिट को मैं खत्म कर रहा हूं वो 5 से छोटा हो, तो k एज इट इज रहेगा, यानी 0.kn और फॉर n लेस देन 5 तो आंसर 0.k ही रहेगा। जैसे अगर मेरे पास एग्जाम्पल हो 0.62, तो अगर मैं 2 को खत्म भी करना चाहूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 5 से छोटा है। अब अगर n = 5 हो,
अब अगर n इज इक्वल टू 5 है, यानी जिस नंबर को मैं डिलीट करना चाह रहा हूं वो 5 के बराबर है, तो जो नंबर मैंने बरकरार रखना है मेरी कोशिश होगी कि वो इवन हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मेरे पास नंबर हो 0.65 और 0.35, अब मुझे इन दोनों केसेस में 5 को खत्म करना है। तो अब ये देखें, पहले केस में 5 से पहले क्या डिजिट था, 6, और वो एक इवन डिजिट है तो वो एज इट इज रहेगा, यानी 0.6। जबकि दूसरे केस में जिस डिजिट को मैंने बाकी रखना है वो 3 है, और वो एक ऑड डिजिट है, तो मैं उसको इवन बनाऊंगा, यानी 0.4। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा और ये न्यूमेरिकल्स में आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या किरदार होगा या इनका क्या रोल होगा, हम वो भी देख लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर से, कि अगर आप कड़ियों को मिलाकर एक जंजीर बना रहे हैं तो आपकी जंजीर कितनी मजबूत है, इस बात का अंदाज़ा आप अपनी कमज़ोर तरीन कड़ी से लगा सकते हैं कि आपकी उनके बीच में अगर एक कड़ी कमज़ोर है तो आपकी जंजीर पूरी मजबूत नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी उस पर जोर पड़ेगा तो वो कमज़ोर कड़ी टूट जाएगी। इसी तरह आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस हद तक दुरुस्त है तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें लीस्ट प्रिसाइज या लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू के जितनी एक्यूरेट मेरी वैल्यू है या मेरा आंसर उतना एक्यूरेट है जितनी मेरी कैलकुलेशन में लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड की। मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम ये कहते हैं कि अगर मैं कोई भी दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने मेरे क्वेश्चन की सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यूज में थे। जैसे हम एक छोटी सी एग्जांपल भी कर लेते हैं कि अगर मुझे आपकी बुक ही की एग्जांपल है 32.09 प्लस 1.2 माइनस 17.035 डिवाइडेड बाय 19.8। चलिए हम इसको जरा पूरी तरह से हल कर लेते हैं। पूरी तरह से हल मतलब पहले हम इन पर दोनों रूल्स लगेंगे। पहले ऊपर वाली वैल्यूज प्लस हो रही हैं, तो अगर मैं इनको प्लस करूं यानी 32.09 प्लस कर दूं मैं इसमें 1.2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 9। और फिर ये मैं इन तीनों को इकट्ठा ही कर लेता हूं बल्कि, और फिर 17.035। तो मेरे पास यहाँ पे मुझे 0 लेना पड़ेगा और फिर ये हो जाएगा 8, ये 10 हो जाएगी, तो आंसर आएगा 5 और दोबारा मुझे यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो 8। सॉरी, मैं इनको बिल्कुल माइनस करने लग गया था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, माजरत। 1.2, पहले हम इनको प्लस ही कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 092.33। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी मैं इसको कम नहीं कर रहा और मैं इसी तरह लिख देता हूँ 17.035। तो अब मेरे पास इनको माइनस करना है क्योंकि मैंने 10 5 5 2.0
6 1। अब देखें इन तीनों वैल्यूज में से क्या ये 1 2 3 किस में कौन सी वैल्यू लीस्ट प्रिसाइज थी 1.2, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए 16.2। मैं जिस नंबर को डिलीट कर रहा हूं वो 5 है, तो चूंकि ये 2 पहले से इवन है तो मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा 16.2 डिवाइडेड बाय 19.8, और इसका मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.818182। अब मैंने अपने इस क्वेश्चन में देखा कि मेरे पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, वो हैं 3। यानी इस क्वांटिटी में भी 3 है, इस क्वांटिटी में भी 3 है, तो मुझे अपनी क्वांटिटी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने होंगे। अभी हमने रूल पढ़ा था कि इस पॉइंट से लेफ्ट साइड वाले सिग्निफिकेंट जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये जीरो तो किसी सूरत भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। तो इसके बाद मुझे यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट अगर ढूंढने हैं तो वो 818 है। मुझे मतलब ये 182 को डिलीट करना है, तो मेरा आंसर होगा 0.818। और जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचा। वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं, लेकिन ये वीडियोस ज़्यादा हेल्पफुल उन स्टूडेंट्स के लिए होंगी जो कि एकेडमीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते या जो कॉलेजेस से दूर हैं, क्योंकि हमारी कोरोना जैसी सिचुएशन है। एक दिन कॉलेज सरकारी कॉलेजेस में तो इसी तरह से कि एक दिन है और एक दिन बंद है, और उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बंद हो रहे हैं। तो अगर आप रोज़ाना इन्हीं वीडियो से अपना लेसन तैयार करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी होगी। और अगर आप लोग कमेंट्स में कहेंगे कि आप लोगों के लिए टेस्ट भी बनाए जाएं, तो फिर मैं आप लोगों को जूम पर या इस तरह से ऑनलाइन क्लास की तरह से अरेंज करके आप लोगों के लिए टेस्ट वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।